विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज का नया चैप्टर टॉपिक है पाषाण काल, द स्टोन एज। बहुत इंपॉर्टेंट 2 या 3 क्वेश्चन संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग में 1-2 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, पाषाण काल से, द स्टोन एज। इतिहास के काल का विभाजन 3 कालखंडों में किया जाता है। एक हो गया प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिस काल में मनुष्य को लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान नहीं था और जिस काल की परिधि में सभी पाषाण युगीन सभ्यताओं को शामिल किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड। तो प्रागैतिहासिक काल में आपने क्या याद रखना है? प्री हिस्टोरिक पीरियड में ना तो लिपि न लेखन कला, ना तो लिपि थी न लेखन कला थी, तो कुछ ऐसा पता चला नहीं। पता कैसे चला हमें? शैलाश्रम में गए हम, वहां देखा चित्र बना रखे किन्होंने? जो आदि मानव है, माना आप भीमबेटका की गुफाओं में जाओगे मध्य प्रदेश में, तो वहां सुंदर सुंदर चित्र बना रखे। अब तो काफी धुंधले हो गए हैं वो, लेकिन किसी जमाने में गुफाओं में उन्होंने क्या कर रखे? जानवरों के इस तरह के चित्र बना रखे। तो हमें पता चलता कि अच्छा, यहाँ इसका मतलब मनुष्य रहता होगा, क्योंकि कोई भालू तो बना नहीं सकता, बना सकता कोई क्या बोलते हैं हिरन या कोई जानवर अपने सिंगों से या नाखूनों से ऐसे चित्र नहीं बना, मनुष्य ही बना सकता है। तो मनुष्य इसका मतलब रहता था वहां पर। ठीक है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, वह कालखंड जिसमें लेखन कला के प्रमाण प्राप्त होते हैं, किंतु वे गूढ़ और अपठनीय हैं। कैसे हैं? गूढ़ और अपठनीय है, यानी उनको पढ़ा नहीं जा सका है। लिपि मिली है, लेखन भी मिला है, पढ़ा नहीं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने कहा आपको कि मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की आकृति वाली एक मोहर मिली। उसके दाएं हाथ पर एक व्यक्ति योग मुद्रा में बैठा हुआ, दाएं हाथ पर हाथी व्याघ्र है, बाएं हाथ पर गैंडा भैंसा है, नीचे 2 हिरन है, ऊपर 6 शब्द लिखे हुए। क्या लिखे हुए कुछ पता ही नहीं। दुकान के आगे जैसे आप लगाते हैं, फ्लैक्स लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं, वैसे एक बोर्ड मिला, उस पर कुछ लिखा हुआ, लेकिन पता ही नहीं क्या लिखा हुआ। तो गूढ़ है लिपि और जो लेखन है वो अपठनीय है। आद्य ऐतिहासिक काल की संज्ञा से विहित किए जाते हैं। सिंधु तथा वैदिक सभ्यता इस काल के द्योतक है। सिंधु तथा वैदिक सभ्यता इस काल के द्योतक है। वैदिक सभ्यता को भी ले रहा, स्टार्टिंग का कुछ पढ़ा नहीं जा सका है। कुछ चीजें पढ़ी हैं, लेकिन कुछ चीजें पढ़ी नहीं जा सकी हैं। लिपि है, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ कुछ पता ही नहीं। तो सिंधु और वैदिक सभ्यता इस काल के द्योतक है ना, आद्य ऐतिहासिक है। सिंधु सभ्यता कैसी है? आंसर आद्य ऐतिहासिक है। वैदिक सभ्यता कैसी है? आंसर आद्य ऐतिहासिक है। इसके अंतर्गत वे धातुकालीन सभ्यताएं भी आती हैं जिनके संबंध में लिखित साक्ष्य का अभाव मिलता है। फिर होता है ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड, जिस काल से मानव के क्रियाकलापों का लिखित विवरण प्राप्त होता है उसे हम ऐतिहासिक काल की संज्ञा प्रदान करते हैं। भारतीय संदर्भ में यह काल ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से प्रारंभ होता है। इस काल की लिपि पठनीय है, प्रमाणिक है। इस काल का मानव जो था वो सभ्य था। कालक्रम की दृष्टि से यह काल मानव सभ्यता का मात्र 0.001% है। मानव सभ्यता का मात्र 0.001 जाना है हमने अभी तक। जो हम खुश होते हैं ना, इतिहास, आप बोलते बहुत कठिन सब्जेक्ट है इतिहास, याद करना पड़ता है, ये सिर्फ 0.001 है। वो तो शुक्र है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो लिपियां नहीं पढ़ पाए, वरना और पढ़ना पड़ता कि इसमें क्या लिखा हुआ। जैसे अशोक के अभिलेखों में पढ़ते हैं आपकी, उसने लिखा हुआ कियमचू धम्मे, धम्म क्या है, अपासिनवे, बहुकयाने, दयादाने, सचे साचे, माधवे साधवे, जो ऐसा उन्होंने भी तो लिखा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों ने। तो वो तो लिपि पढ़ी नहीं गई, इसलिए आपका जो सिलेबस है वो कम है। ठीक है, तो ठीक है जी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व याद रखना आपने, वहां से ऐतिहासिक काल माना जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। तो प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड और स्टोन एज 20 लाख वर्ष पहले से और 10,000 वर्ष पहले तक, आज से 10,000 साल पहले तक। इतना समझ में आ गया। अब इसके 3 भाग करते हैं हम। एक हो गया पुरापाषाण काल, जिसको बोलते हैं पैलेलिथिक पीरियड। क्या बोलते हैं? पैलेलिथिक पीरियड। दूसरा होता है मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक पीरियड, और तीसरा होता है नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड। 3 भागों में बांटेंगे इसको, प्रागैतिहासिक काल को।
पूरा या पूर्व पाषाण काल यानी पैलोलिथिक पीरियड, ये 20 लाख वर्ष पहले था। मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक पीरियड, ये 12,000 वर्ष पूर्व था। उसके बाद नव पाषाण काल 10,000 वर्ष बीपी तक। इतना समझ में आ गया। नियोलिथिक, नव पाषाण होता नियोलिथिक। इसमें भी पुरा पाषाण काल जो है उसको भी 3 भागों में बांटेंगे हम। निम्न पुरा पाषाण काल यानी लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा मध्य पुरा पाषाण काल यानी मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, और उच्च पुरा पाषाण काल यानी अपर पैलियोलिथिक पीरियड। यानी निम्न पुरा पाषाण काल मतलब लोअर पैलियोलिथिक पीरियड 20 लाख वर्ष बीपी। कोड उपकरण जो थे हस्त कुठार, खंडक और विदारणी, ये उस समय के जो औजार हैं, हथियार हैं, उनका बता रहा है कि हस्त कुठार, हाथ की जो कुल्हाड़ी, खंडक और विदारणी। ठीक है। मध्य पुरा पाषाण काल जो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड है वो 80,000 वर्ष बीपी। फलक उपकरण मिले हैं इसमें। पत्थर को पत्थर से मारोगे तो फलक निकलेगा, उसमें क्या निकलेगा, एक ब्लेड सी निकलेगी। फलक उपकरण मिले हैं। और जो उच्च पुरा पाषाण काल है, अपर पैलियोलिथिक पीरियड, वो 35,000 वर्ष बीपी। बीपी का मतलब होता है वर्तमान से पूर्व, वर्तमान से पूर्व। ठीक है, बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पूर्व। इसमें क्या मिली है, तक्षणी मिली है, खुरचनी मिली है। क्या मिली है, जो उपकरण मिले हैं तक्षणी और खुरचनी। कई बार इतने भी नंबर मिल जाता, तक्षणी और खुरचनी कब का है, अपर पैलियोलिथिक पीरियड का है, उच्च पुरा पाषाण काल का है। पूछेगा फलक उपकरण कब के हैं, मध्य पुरा पाषाण काल के हैं, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड के। पूछेगा हस्त कुठार, खंडक और विदारणी किस काल के हैं, तो निम्न पुरा पाषाण काल यानी लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के। इतना समझ में आ गया। अरे समझ में आया, वर्गीकरण समझ में आया ना कैसे पढ़ना है हमने। अब प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डेनियल विल्सन ने 1851 में किया था। यह भी क्वेश्चन है, किसने किया प्रागैतिहासिक काल का, डेनियल विल्सन ने किया, 1851 में किया। इस काल में मनुष्य को लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान नहीं था। कितने खुशनसीब थे ये लोग, नहीं खुशनसीब थे। कुछ नहीं करना था, क्या करना था, फीडिंग एंड मेटिंग, बस। क्या करना था, खाना ढूंढना था, खाना था, मतलब कभी चूहा मिलता था, कभी हाथी मिलता था। क्या मिलता था, शिकार करते थे। ठीक है, तो क्या ये भाग्यशाली था? देखो कुछ लोग बोल रहे भाग्यशाली था। वो गए, मच्छी मारी, एक भला बनाया, लकड़ी ली, एक लकड़ी काटी, भला बनाया, मच्छी मारी, उसको आग में सेका, खाया, नमक मिर्च मसाला कुछ नहीं, कुछ नहीं, है ना। नमक तो खाता होगा, बिना नमक के तो मर जाता आदमी। तो क्या भाग्यशाली था कि भाग्यशाली आप हो? कैसे? उस समय हर समय खतरा था। पशुओं को देखा होगा आपने, पानी भी पी रहे, बार बार इधर उधर देख रहे, कब कौन मार दे, कहां से आ जाए, कौन जंगली जानवर आ जाए, कैसा आ जाए, कुछ पता नहीं। समझ में आया? अभी आप रात को आराम से अपने बिस्तर पे सोते हैं इसलिए क्योंकि 4 दीवारी है, सीमेंट ईंट से बना हुआ मकान है, छत है बढ़िया, है ना। ये चीजें हैं। पहले खड्डे बना के रहना पड़ता था या कंदराएं ढूंढनी पड़ती थी। इस काल में मनुष्य को लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान नहीं था। डॉक्टर एच.डी. संकालिया ने इस काल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि लिपि ज्ञान के पूर्व किसी क्षेत्र, देश या राष्ट्र के मानव इतिहास को प्रागैतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर संकालिया ने कहा है कि लिपि ज्ञान के पूर्व, जब तक लिपि का ज्ञान नहीं था, लिपि ज्ञान के पूर्व किसी क्षेत्र, देश या राष्ट्र के मानव इतिहास को प्रागैतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है। इस काल में सभी पाषाण युगीन सभ्यताओं को शामिल किया जाता है। इस काल को जानने का एकमात्र स्रोत पुरावशेष है। क्या है? इस पर डिबेट करेंगे एक दिन कि शिक्षित होने से जीवन अच्छा होता है या शिक्षित रहने से जीवन अच्छा होता है। प्रसन्न कौन है? कौन है प्रसन्न? आपसे जो पहली पीढ़ी से पहली पीढ़ी थी, क्या वो शिक्षित थी? दादी, दादा, परदादी, ये शिक्षित थे? ये प्रसन्न थे? प्रसन्न नहीं थे। महात्मा बुद्ध के शिष्य ने कहा था कि गुरुजी जब से आपके पास आया हूं तब से बहुत दुखी हूं,
बुद्ध ने कहा था इट वॉज द हैप्पीनेस ऑफ योर इग्नोरेंस। जो अज्ञानी होता है वो प्रसन्न रहता है, जो ज्ञानी होता है वो क्या रहता है। और इस इतिहास का सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन? बुद्ध। बुद्ध ने क्या कहा? संसार दुख में है। ऐसा थोड़े कहा उन्होंने संसार सुख में है, क्या कहा उन्होंने? दुख में है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी थे। चलो इस पर डिबेट करेंगे किस दिन, ठीक है। वस्तुतः डेनमार्क के कोपनहेगन के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष सीजे थॉमस ने 1816 ईस्वी में पुरावशेषों के वर्गीकरण का त्रियुगीय विभाजन प्रस्तुत किया है, जैसे पाषाण काल यानी स्टोन एज, ताम्र कांस्य काल यानी कॉपर ब्रॉन्ज एज और लोह काल यानी आयरन एज। सीजे थॉमस का अलग वर्गीकरण मिलता है हमें। वो बोलते हैं कि पहले पाषाण काल आया यानी स्टोन एज आया, फिर तांबे का जब प्रयोग आया, कांसे का प्रयोग आया, तो उसको उन्होंने ताम्र कांस्य काल बोला यानी कॉपर ब्रॉन्ज एज बोला। और अब अगर मैं आपसे पूछूं तो दो क्वेश्चन बनते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? आद्य इतिहास में आती है, इसमें। और इंडस वैली सिविलाइजेशन किस में आती है? कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है? ब्रॉन्ज, कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कांसे से वो परिचित थे। किससे बनता है कांसा? कॉपर और टिन। पहले बड़े पापा का नाम लो, कॉपर प्लस टिन। कॉपर महंगी धातु है, ठीक है। कॉपर में टिन मिलाने से क्या बनता है? कांसा। चलो अच्छा, जब लोहा आया तब लोहा काल बोला उन्होंने, इन्होंने सीजे थॉमस ने। पाषाण अथवा प्रागैतिहासिक पुरावशेषों में पाषाण उपकरणों की अधिकता के कारण इसे पाषाण काल यानी स्टोन एज कहा जाता है, क्योंकि जो उपकरण मिले अधिकतर पत्थर के बने हुए थे, इसलिए पाषाण काल कहा। अभी भी है इंस्टिंक्ट आपके अंदर। जब आपके पीछे कुत्ता पड़ता है सबसे पहले पत्थर उठाते हो आप, या घर जाते हो अपनी बंदूक लेने, या उसको लाइसेंस दिखाते हो कुत्ते को कि देखो मेरे पास लाइसेंस है धोनाली का। क्या करते हो? पत्थर ही उठाते हो ना। तो वो इंस्टिंक्ट आज भी है। क्या है? या किसी को डराने के लिए, या जब बच्चे लड़ नहीं पाते हैं एक एज में, है ना, जब उनका हार्मोनियल क्या हो रहा होता है, मतलब सर्वाइवल मोड पर होते हैं वो, तो खासकर जो पुरुषों के बीच में जब युद्ध होता है तो जो बच्चा लड़ नहीं पाता बाद में क्या करता? पत्थर उठाता है, ईंट उठाता है ना। और जो पत्थरबाज हैं वो अभी भी पाषाण काल में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? वो मनुष्य बन ही नहीं पाए, होमो सेपियंस सेपियंस बन ही नहीं पाए, वो पत्थरबाज है आज भी। समझ में आ गया? तो पाषाण अथवा प्रागैतिहासिक पुरावशेषों में पाषाण उपकरणों की अधिकता के कारण से पाषाण काल यानी स्टोन एज कहा जाता है, परंतु शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तुएं जैसे कास्ट, हड्डी व श्रृंग का भी प्रयोग इसके उत्तर काल में किया जाता था। आज भी मछली पकड़ने का एक तरीका होता है कि एक डंडी लो, एक पेड़ से एक सीधी क्या लो, डंडी लो, उसको आगे से पहना करो और निशाना मारो किस पर? मच्छी पर। है? करते हैं ना, गढ़वाल में भी करते हैं, पहाड़ में करते हैं कुछ लोग। पहले तीर धनुष से मारते थे मछली को, पता है। अब तो नए नए चीजें आ गए। जौनसार में होता है, मछमौड़ होता है, वहां तेज बल टेमरू का जो चूर्ण होता है वो डालते हैं। तेज बल का है, टेमरू का जो चूरा होता है ना, टेमरू एक वृक्ष होता है, झंझनाट होती है, लाल दंतमंजन में जैसे झंझनाट होती है, उसका वो चूरा डालते हैं मछमौड़ में। अब तो अलग तरीके हो गए, अब तो करंट लगाते हैं, तो जैसे वो डाला तो मछलियां उल्टी हो जाती है उससे। कुछ लोग डायनामाइट डालते हैं। क्या डालते हैं? चोट बोलते हैं उसको पहाड़ में। कई लोगों ने अपने हाथ उड़ा दिए मछली खाने के चक्कर में, क्योंकि उसको बीड़ी से जलाया जाता है। किससे? अरे जो पहले चट्टाने तोड़ते थे सड़क में, ठेकेदार होते थे बड़े बड़े सड़कों के, पुस्ते बनाने होते थे, उनको मिलती थी सरकार की तरफ से वो चोट। तो एक बम सा होता है वो, उसको क्या माचिस से नहीं जला सकते आप, तो उसको कैसे जलाते थे? बीड़ी से जलाते थे। तो क्या करते थे? बीड़ी जलाई और उसके बाद उस पर जैसे ही वो हुआ तो पानी में फेंकते थे, तो मछलियां क्या होती थी? ऊपर आ जाती थी। पहाड़ों में मारते थे पुराने जो ठेकेदार थे। मैंने कईयों ने अपने हाथ उड़ा दिए, क्या करने के चक्कर में? मछली खाने के चक्कर में। पर पूरा पाषाण काल में तो चोट नहीं थी। पाषाण काल में तो क्या करते थे? लकड़ी, उसको आगे से पैना किया, मारा, और क्या? मछली उल्टी। ठीक है। तो उस समय कास्ट का भी प्रयोग, हड्डी के हथियार बनते थे भाई। चिरांद से हड्डी के हथियार, आगे चलकर पढ़ेंगे हम, एक चिरांद जगह पड़ती बिहार में, हड्डी के हथियार मिले हैं वहां से। और श्रृंग मतलब सिंग के भी हथियार बनते थे। किसके? सिंग के।
आप जब नेशनल पार्क से जा रहे होते हैं ना, कई दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं, आप फुल स्पीड में चल रहे हैं, आगे से 12 सिंघा आया, शीशा तो फोड़ा फोड़ा, 2 सिंह जो है ड्राइवर के पेट में सीधे, ये पता है। कंगारू के नहीं होते सिंह, ऑस्ट्रेलिया वाले तेज चलाते हैं, कंगारू गिर टकराते रहते हैं। काश, हड्डी और श्रृंग का भी प्रयोग इसके उत्तर काल में किया जाता था। इसके आधार पर जॉन लुबाक, जो आगे चलकर लॉर्ड एवेवरी के रूप में जाने गए, उन्होंने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स, हु रोट द बुक प्री हिस्टोरिक टाइम्स, आंसर जॉन लुबाक ऑब्लिक लॉर्ड एवेवरी, लॉर्ड एवेवरी। तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जॉन लुबाक, लॉर्ड एवेवरी लिखते हैं, पाषाण काल को पुरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल को, मतलब पाषाण काल को पुरा पाषाण काल यानी पैलेलिथिक एवं नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक में विभाजित किया उन्होंने। यह विभाजन उन्होंने पाषाण उपकरणों के प्रारूप और तकनीक के आधार पर किया था। 1887 ईस्वी में फ्रांस की मास द एजी नामक गुफा के उत्खनन में ऐसे उपकरणों की जानकारी प्राप्त हुई जो पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों की विशेषताएं लिए हुए थे। ऐसे में पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच मध्य पाषाण काल की उपस्थिति स्वीकार की जाती है, किया गया। यानी पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में मध्य पाषाण काल कहां से आया? जब फ्रांस में 1887 में एक गुफा थी जिसका नाम रखा हुआ है मास द एजी, उसमें ऐसे उपकरण मिले जो पुरा पाषाण काल के भी थे और नव पाषाण काल के भी विशेषता लिए हुए थे। इसका मतलब बीच में एक मध्य पाषाण काल भी आया। तो तब हमने इसलिए 3 डिवीजन किए, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पैलेओलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। समझ में आ गया? इतिहास ऐसे ही नहीं लिखा जाता, उसके लिए साक्ष्य चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? साक्ष्य चाहिए होते हैं। कोई ये नहीं बोल सकता कि जी मेरे परदादा जी थे, उनके 4 हाथ थे और इतिहास में लिखो, इन्हें जगह दो। तो साक्ष्य तो दो, कोई फोटो दो, कोई ऐसा वो दो, अस्थि पंजर दो कि जिसमें क्या हो, 4 हाथ हो, तब जाके इतिहास में जगह दी जाएगी कि भाई एक ऐसा मानव भी हुआ जिसका 4 हाथ थे। समझ में आया? ऐसे में पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच मध्य पाषाण की उपस्थिति स्वीकार की गई। भारत में भी अब यह विभाजन स्वीकार्य है। पुरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष बीपी, बीपी मतलब वर्तमान से पूर्व यानी बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट। पुरा पाषाण काल को हम पैलेओलिथिक बोलते हैं। लिथ जहां पे भी आ रहा पाषाण, लिथ मतलब पाषाण, तो पैलेओलिथिक पीरियड भारत की पूर्व एवं पुरा पाषाण युगीन यानी पैलेओलिथिक पीरियड सभ्यता का प्रारंभ आज से 20 लाख वर्ष पहले प्लिस्टोसीन युग, जिसे हिमकाल भी कहा जाता है, आइस एज भी कहा जाता है, से हुआ। मानव अपनी उत्पत्ति से लेकर एक दीर्घ अवधि तक का जीवन इसी कालखंड के अंतर्गत व्यतीत किया। इस काल में मानव का जीवन आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में था। मानव पत्थर निर्मित औजारों का प्रयोग करता था। पत्थर निर्मित औजारों की 2 प्रमुख तकनीकें थी। एक थी कलेक्टानी तकनीक, ये इंग्लैंड में चलती थी। दूसरी थी लवालबाई तकनीक, ये पेरिस में चलती थी। कलेक्टानी तकनीक इंग्लैंड में और लवालबाई तकनीक ये पेरिस फ्रांस में। पुराविदों ने पुरा पाषाण काल यानी पैलेओलिथिक पीरियड के अधिक लंबे समय तक के विस्तार को देखते हुए उपकरणों की विभिन्नता, जलवायु और प्राणी समूहों में परिवर्तन के आधार पर इसे विभाजित करने का विचार रखा। सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में लारतेत ने इस आधार पर पुरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया। निम्न पुरा पाषाण काल यानी लोअर पैलेओलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल यानी मिडिल पैलेओलिथिक पीरियड, उच्च पुरा पाषाण काल यानी अपर पैलेओलिथिक पीरियड। निम्न पुरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष बीपी यानी 20 लाख वर्ष बिफोर प्रेजेंट, लोअर पैलेओलिथिक पीरियड बोलते हैं इसको। इस काल का अधिकांश भाग हिमयुग के अंतर्गत व्यतीत हुआ। इस काल में मानव जीवन असभ्य, बर्बर, अस्थिर और प्रकृति पर आश्रित था। बर्बर मतलब कब किसकी हत्या कर दी जाए कोई कानून नहीं था, कुछ नहीं था, किसी की भी हत्या की जा सकती। जैसे आज कुत्ते लड़ते हैं, जानवर लड़ते हैं आपस में फीडिंग और मेटिंग के लिए, उस जमाने में मनुष्य वैसे ही लड़ता था। ठीक है? असभ्य, बर्बर, अस्थिर, प्रकृति पर आश्रित था। मानव के औजार पत्थर से निर्मित थे जो बेडोल होते थे। शिकार ही जीविका का मुख्य साधन था। वह शिकार किए गए पशुओं के कच्चे मांस एवं कंद फल आदि का उपयोग करता था।
इस काल में मानव आवास एवं वस्त्र से अपरिचित था। आवास भी नहीं था, घर भी नहीं थे, वस्त्र भी नहीं थे। कालांतर में मानव अग्नि से परिचित हुआ, किंतु वह उसके उपयोग से अनभिज्ञ था। हिंसक जीवों से रक्षार्थ उसने पाषाण गुफाओं और नदियों के किनारे को आवास बनाया। नदियों के किनारे सभ्यताएं तब भी थी, आज भी हैं। क्यों? क्योंकि पानी सबको चाहिए, है ना। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त इन काल के उपकरणों के आधार पर इसे दो वर्गों में विभक्त किया गया। एक चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, पेबुल बोलते हैं गोल पत्थर जो होता है आपका, नदी के किनारे जो मिलते हैं, पेबल्स बोला जाता है। छोटे नहीं होते, बड़े भी होते हैं पेबल्स, ठीक है। चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन घाटी, आज पाकिस्तान वाले पंजाब की बात कर रहे हैं, सोहन घाटी से प्राप्त हुए, इसलिए इसे सोहन संस्कृति की संज्ञा प्रदान की जाती है। चापर उपकरण के एक ओर धार होती थी, जबकि चापिंग उपकरण में दोनों ओर धार होती थी। पेबुल वटिकाश्म उपकरण चिकने, सपाट और गोल मटोल होते थे। तो चॉपर, चापिंग, पेबुल संस्कृति। चॉपिंग करते हैं आप, तो चॉपिंग जो होगी वो दोनों तरफ धार होगी, चॉपर में जो होगी एक तरफ धार होगी। भारतीय राजाओं की तलवार में एक तरफ धार होती थी, टेढ़ी होती थी हमारी तलवार, देखी होगी आपने, एक आगे की तरफ धार होती थी, पीछे की तरफ, यानी डिफेंसिव थे कि कहीं अगर तलवार माना मेरी तरफ अगर आ जाए तो मुझे क्षति ना पहुंचे। यूनानियों की तलवार दो धारी थी, दोनों तरफ से मारते थे। क्या करते थे? नहीं आया समझ में? यूनानियों की तलवार देखी है, दोनों तरफ, है ना। जो समुराई होते हैं, समुराई क्या बोलते हैं उनको जापान में, समुराई, सामुराई, उनकी तलवार कैसी होती है? एक तरफ होती है उनकी, डिफेंसिव, अपनी तरफ से क्या, डिफेंसिव। जबकि यूनानियों ने क्या किया, बर्बर लोग थे भाई, दोनों तरफ तलवार धार। तो चापर उपकरण एक और धार, चापिंग उपकरण दोनों ओर धार, पेबुल वटिकाश्म उपकरण, है ना, चिकने, सपाट और गोल मटोल। अगला जो आया वो आया हेंडेक्स और एशुलियन संस्कृति। हेंडेक्स व एशुलियन संस्कृति जो है, इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के निकट वदमबुरे और अतीरपक्कम से प्राप्त होते हैं। इसमें मद्रासीय संस्कृति भी कहा जाता है। इस संस्कृति के अन्य उपकरण में क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं, जो आमतौर पर चकमक पत्थर से बनाए जाते थे। किस पत्थर से? ये सारे क्वेश्चन बने हुए, क्लीवर, स्क्रैपर किस पत्थर से बनाए जाते थे? चकमक पत्थर से। या पूछा हेंडेक्स और एशुलियन संस्कृति में क्या क्या मिला है, तो पता चला क्लीवर मिला है, स्क्रैपर मिला है। क्या मिला है? क्लीवर और स्क्रैपर। स्क्रैपर मतलब खुरचनी, स्क्रैपर। इनको नेट पे जाना देखना, स्क्रैपर कैसा था, हेंडेक्स और एशुलियन संस्कृति में स्क्रैपर कैसा था, क्लीवर कैसा था, ठीक है। पेबुल एवं हेंडेक्स संस्कृति के उपकरण देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। सोहन सिंधु की एक सहायक नदी है। इस नदी घाटी पाकिस्तान में विभिन्न हिमकालों में निर्मित 5 वेदिकाएं यानी टेरेस प्राप्त होती हैं। इस घाटी में मानव आवास के साक्ष्य और हेंडेक्स को एच.डी. सांकल्या ने प्राप्त किया था। यहां से क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित चापर, चापिंग पेबुल और हेंडेक्स उपकरण प्राप्त हुए। हेंडेक्स मतलब कुल्हाड़ी, हेंडेक्स मतलब हत्था होता था, पत्थर लगा होता था उस पर। सोहन घाटी निम्न पुरापाषाण युग का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 1928 में डी.एन. वाडिया ने इस क्षेत्र में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य करवाया। इसी कारण इसको सोहन घाटी का पितामह की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। सोहन घाटी का पितामह किन्हें कहा जाता है? डी.एन. वाडिया, 1928। 1932 में पुनः वाडिया ने पिंडी घेब के निकट ढोक पठार से विकसित सोहन संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए। सोहन घाटी का सबसे महत्वपूर्ण अभियान डी टेरा के निर्देशन में 1935 ईस्वी में कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया। इस दल ने कश्मीर घाटी में साल्ट रेंज, पाकिस्तान, सॉल्ट रेंज कहां है? सेंधा नमक आता जहां से, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान तक विस्तृत क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। सोहन घाटी के अन्य स्थलों में चौंतरा, मलकपुरा, कलार और चौमुख आदि प्रमुख हैं। यहां से प्राक सोहन संस्कृति के उपकरण भी प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई।
टफ है चैप्टर। इस चैप्टर को पढ़ के लोग किताब क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं कि छोड़ो भाई इतिहास बहुत कठिन है। लेकिन आप जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में आएंगे तो आपको अपने आप ही अच्छा लगेगा। ठीक है, मौर्य जब आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब लेकिन यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो 2 क्वेश्चन के लिए 3-2 इनके लिए हमें पढ़ना पड़ता है। एच.डी. सांगले ने 1969 ईस्वी में कश्मीर में लिद्दर नदी के निकट पहलगाम में एक बड़ा फलक और अनगढ़ा हेंडेक्स प्राप्त किया। 1970 ईस्वी में सांगले ने पुनः वी जोशी के साथ अनुसंधान कर 9 पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए। कुछ लोगों का जीवन यही ढूंढने में लग गया कि वो आदि मानव क्या यूज करता था, है ना, किस प्रकार के उपकरण यूज करता था। और देखो ना, अब नया समय आ गया, इतना तो हम लोगों ने भी देखा है कि ओखली देखी है, जिनको क्या बोलते हैं, ओखली क्या बोलते हैं इनको, ओखली पे कूटते हुए लकड़ी के वो भी देखे हम लोगों ने। ठीक है, हमने वो भी देखा, हाथ वाली चक्की भी देखी। क्या नए बच्चों को हम बता सकते हैं कि कभी हाथ से, घर में जो दादी थी वो या माता जो थी वो हाथ से पीसती थी अनाज, बता सकते हैं नए बच्चों को? नए बच्चों को तो यही पता है कि ये चीज खरीदो, और माना उनको बोलो पैसे नहीं हो, कहते एटीएम से निकालो, उन्हें लगता है एटीएम से निकलते हैं पैसे। नहीं आया समझ में? उनको नहीं पता कुछ भी। आने वाले समय में उनको बताना पड़ेगा कि भाई आपके पूर्वज ऐसे रहते थे, इस प्रकार के मकानों में रहते थे, खुद बनाते थे, खुद चिनाई करवाते थे, खुद उसके लिए लकड़ी पत्थर ला कर क्या किया उन्होंने, उन मकानों का निर्माण किया। ओखली बनाई, कैसे बनाई होगी उस ओखली को सोचो, पत्थर पे छेद करना है। हाँ जी, कप मार्क्स बनाए, अखरोट तोड़े आपने, उसमें पत्थरों में बनाए हुए रहते थे कप मार्क्स, उस पर अखरोट तोड़ते थे पुराने लोग। नहीं आया समझ में? हाँ, आ गया तो फिर चलो फिर आगे। ओल्फ रूपर ने 1951 में शिवालिक क्षेत्र, ओल्फ रूफर ने, ये सब विद्वान है, मैंने कहा इन्होंने अपना जीवन दे दिया, कोई रिस्पेक्ट नहीं देता इनको, खाली इतिहासकारों के अलावा। मतलब ये हीरो नहीं है आप लोगों के, जिन्होंने पूरा इतिहास निकाल के दिया कि यार था क्या, कौन थे वो पूर्वज। तो ओल्फ रूपर ने 1951 में शिवालिक क्षेत्र यानी पंजाब और हिमाचल में सतलज की सहायक सिरसा नदी घाटी में निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए। पंजाब और कहा, हिमाचल में। हिमाचल में व्यास वान गंगा की घाटी में 1955 ईस्वी में बीबी लाल ने चॉपर चापिंग पेबुल और हेंडेक्स प्राप्त किए। शिवालिक क्षेत्र के पिंजौर में सर्वाधिक पुरापाषाणकालीन युगीन या युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहां से? शिवालिक क्षेत्र में पिंजौर। शिवालिक क्षेत्र में पिंजौर कहां पड़ता है? पिंजौर नहीं, मैं पूछ रहा हूं, पंजाब में पड़ता, हरियाणा में पड़ता है, कहां पड़ता है पिंजौर? हरियाणा में। पिंजौर गार्डन किसने बनाया था? पिंजौर गार्डन। पिंजौर गार्डन का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया था? तो शिवालिक क्षेत्र के पिंजौर से सर्वाधिक पुरापाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए। देखिए भाई, पिंजौर गार्डन किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया था? मिर्जापुर क्षेत्र में टॉस की सहायक, हाँ जी, नहीं, मुगल शासक पूछ रहा हूं मैं। औरंगजेब है पक्का? आर्किटेक्ट होगा नवाब फिदाइन खान, लेकिन औरंगजेब पक्का? नहीं, और देख लीजिए ना, और दोबारा सर्च कीजिए उसको, क्वेश्चन बना है कभी पिंजौर गार्डन से। मिर्जापुर क्षेत्र में टॉस की सहायक बेलन नदी, कौन सी नदी? बेलन नदी घाटी ने से निम्न पुरापाषाण काल के 44 स्थल प्राप्त हुए हैं। यहां पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में अनुसंधान कार्य किया गया। निम्न पुरापाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के उपकरण एवं पशुओं के जीवाश्म प्राप्त होते हैं। चौंतरा में मद्रास संस्कृति के हेंडेक्स प्राप्त होते हैं। चौंतरा को उत्तर तथा दक्षिणी परंपराओं के मिलन स्थल की संज्ञा से विहित किया जाता है। इसे सोहन संस्कृति के में एक घुसपैठ के रूप में भी माना जाता है। अन्य स्थलों में राजस्थान की चंबल घाटी, डिडवाना और नागरी, वेरोंच नदी के किनारे नागरी, गुजरात की साबरमती घाटी, माही नदी घाटी, सौराष्ट्र के
हिरण, भदर और कालूबार, उड़ीसा में मयूरभंज, महाराष्ट्र में भदने, कोरेगांव, निवासा, बोरी, गोदावरी और उसकी प्रावरा नदी घाटी आदि से चापर, चॉपिंग टेबल और हैंडेक्स उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में हथनौरा ग्राम से निम्न पुरापाषाण काल का प्रथम मानव कपाल अरुण सोनकिया ने 1982 में प्राप्त किया। प्रथम मानव कपाल कहां से प्राप्त हुआ? निम्न पुरापाषाण काल का। आंसर हथनौरा गांव, मध्य प्रदेश। हथनौरा गांव, मध्य प्रदेश। यह भारत में प्राप्त होने वाला मानव अवशेषों का सर्वप्रथम साक्ष्य था। अब देखो ना, 1982 में खोजा गया पहला मानव कपाल निम्न पुरापाषाण काल का भारत में। इसे होमो इरेक्टस मानव माना जाता है। क्या माना जाता है? होमो इरेक्टस। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, नागार्जुनीकोंडा, नलकोंडा, चित्तूर और कडप्पा से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। अभी मैं बताऊंगा बाद में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भाई। तो जैसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बोलेगा फलक संस्कृति की संज्ञा किस काल को प्रदान की जाती है? मध्य पुरापाषाण काल को। फलक संस्कृति किसको? मध्य पुरापाषाण काल को। निवासा को किस काल का प्रारूप स्थल माना जाता है? मध्य पुरापाषाण काल को। निवासा जगह का नाम है। किस काल के उपकरणों को मुस्तूरियन संस्कृति की संज्ञा दी जाती है? मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों। मैं आपको ये बता दूं कि जो पैलेलिथिक संस्कृतियां हैं, निम्न पुरापाषाण काल से जो संबंधित संस्कृति है वो है एवेविबियन संस्कृति, एवेविबियन संस्कृति और एशुलियन संस्कृति। एवेविबियन संस्कृति और एशुलियन संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। मुस्तूरियन संस्कृति मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है और मैग्दालियन संस्कृति जो है उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। किससे? तो मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा किस काल के उपकरणों को मुस्तूरियन संस्कृति की संज्ञा दी जाती है, तो आंसर मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों को। मध्य पुरापाषाण काल का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो एच.डी. सांकल्या ने किया। किसने किया? एच.डी. सांकल्या ने किया मध्य पुरापाषाण काल का। भारत में सर्वप्रथम मानव कपाल का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? हथनौरा, नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश। उत्तराखंड पीसीएस में पूछ लिया 2006 में। क्या पूछ लिया? उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। हथनौरा, नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश। हथनौरा गांव का नाम है। निम्न पुरापाषाण कालीन प्रथम मानव कपाल। समझ में आ गया? उच्च पुरापाषाण काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? लोहदा नाला से। उच्च पुरापाषाण काल की हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? लोहदा नाला से। 1935 ईस्वी में कश्मीर घाटी में सॉल्ट रेंज तक सर्वेक्षण किसने किया था? तो डी टेरा के निर्देशन में कैम्ब्रिज अभियान दल ने। निम्न पुरापाषाण काल में उत्तर एवं दक्षिण परंपराओं का मिलन स्थल किसे माना जाता है? आंसर चौंतरा को। आंसर चौंतरा। चौंतरा से मैंने बताया था मद्रास संस्कृति के इंडेक्स प्राप्त हुए। चौंतरा को उत्तर और दक्षिण परंपराओं के मिलन स्थल की संज्ञा से विहित किया जाता है और इसे सोहन संस्कृति में घुसपैठ के रूप में भी माना जाता है। ठीक है। सर्वप्रथम हैंडेक्स यानी हस्तकुठार संस्कृति के उपकरण कहां से प्राप्त हुए? तो वदमदुरै, वदमदुरै या वदमदुरै और अतीरपक्कम मद्रास के पास, चेन्नई के पास। कहां से? हस्तकुठार संस्कृति के उपकरण कहां से प्राप्त हुए? वदमदुरै और अतीरपक्कम मद्रास। क्लियर हो गया? चापर चापिंग पेबल उपकरण मुख्यतः कहां से प्राप्त हुए? सोहन घाटी से। भारत में पुरापाषाण यानी पैलेलिथिक युगीन सभ्यता का प्रारंभ किस युग में हुआ? प्लिस्टोसीन युग में हुआ। किस युग में हुआ? भारत में सर्वप्रथम किस पाषाणकालीन अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया था? किसने? तो ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्ववेत्ता रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये उत्तर प्रदेश लोअर का भी क्वेश्चन है और उत्तराखंड वालों ने भी पूछा शायद। रॉबर्ट ब्रूस फूट। भारत में सर्वप्रथम किसने पाषाणकालीन अनुसंधान रिसर्च कार्य प्रारंभ किया था? ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्ववेत्ता रॉबर्ट ब्रूस फूट ने।
भारत में प्रचलित पाषाण काल की शब्दावलियां कहां से ली गई हैं? आंसर फ्रांस से ली गई है। कहां से? सर्वाधिक प्राचीन चित्रकारी किस युग में और कहां द्रष्टव्य होती है? तो उच्च पुरापाषाण काल में। कहां पर? भीमबेटका। भीमबेटका, मध्य प्रदेश, रायसेन डिस्ट्रिक्ट। भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया उसको। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्या बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट को? विश्व विरासत सूची। जो भीमबेटका है वो खाली भारत का नहीं है, पूरे विश्व की विरासत है। वहां से ये पता चलता है पूरे विश्व को कि मनुष्य क्या उच्च पुरापाषाण काल यानी उच्च पुरापाषाण काल यानी हाँ जी, जो पैलेलिथिक पीरियड है उस समय का मनुष्य क्या करता था? गुफाओं में रहता था, शिकार करता था, खाद्य संग्रह करता था, सुंदर सुंदर चित्र बनाता था। किस पर? गुफाओं की दीवारों पर, है ना। और जानवरों को चित्र बना रखे। हो सकता है अपने बच्चों को ये बताता हो कि भाई ये खाने योग्य है, ये बड़ा खतरनाक है, ये गैंडा ये सिंग से मारता है, ये हाथी है, ये बहुत बड़ा होता है, कुछ ऐसा क्या पता बताते होंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है भाई। पुरापाषाण काल का विभाजन निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में किसने किया? तो लारतेत ने किया 1870 में। कब? 1870 में लारतेत ने पुरापाषाण काल को 3 विभाजन मतलब वर्गीकरण कर दिया, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अच्छा, प्रथम एशियाई पुरातत्व सम्मेलन कहां और कब आयोजित किया गया था? 1961 में दिल्ली में, 1961 दिल्ली। अगला, भारत में प्रागैतिहास का मुख्यालय कहां है? नागपुर में। कहां पर है? नागपुर में। मैंने बताया था कौन कौन से हेडक्वार्टर बताए? नीरी का हेडक्वार्टर, एक और बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, कुछ दिन पहले ही आया था। बताओ बताओ तो कहां पढ़ा था हमने? ज्योग्राफी में पढ़ा था, कहां पढ़ा था? हाँ जी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहां है देखना। वो तो कहीं और है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहीं और है। नहीं 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 है। हाँ तो बताओ ना क्या था। एक आपका ये आ गया, प्रागैतिहास का मुख्यालय कहां है? नागपुर में। भारतीय भूगर्भ भारतीय खान ब्यूरो का हेडक्वार्टर कहां है? नागपुर में। MECL का भी नागपुर में है। और जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बोला मैंने, वो कहां है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहां है? ऐसे तो याद होता है पूछ के, ढूंढ के रखिए, तब तक मैं आगे बता रहा हूं कि है उदयपुर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कहां है? उदयपुर में। अच्छा, किसने पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल में किया था? तो सर जॉन लुबाक ने किया था। तब तक मध्य पाषाण काल के बारे में नहीं जानते थे जॉन लुबाक। कोपनहेग संग्रहालय की सामग्री में पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? केजी थॉमसन ने किया था। किसने किया था? केजी थॉमसन ने किया था। इतना समझ में आ गया? प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? डेनियल विल्सन ने किया। प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? डेनियल विल्सन ने किया। सिंधु सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता को किस इतिहास कालखंड के अंतर्गत रखा गया है? आद्य इतिहास के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता किस युग में आती है? आद्य इतिहास में आती है। सर्वप्रथम भारत में पाषाण काल से संबंधित अनुसंधान कार्य किसने और कब प्रारंभ किए? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में किए। ठीक है भाई, इतना समझ में आया? भारतीय प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड का सर्वप्रथम उल्लेख अंग्रेज डॉक्टर प्राइमरोज ने किया था। इन्होंने 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंग सुगूर संज्ञक स्थल से प्रागैतिहासिक उपकरणों की खोज की, जो पत्थरों से निर्मित छुरे एवं तीर के फलक थे। छुरे और तीर के फलक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है यहां से उत्तराखंड में, कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? आंसर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम।
इनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। कनिंघम ने वेहनसांग के यात्रा विवरण को अपना मार्गदर्शक स्वीकार किया था। भारत को विश्व के प्रागैतिहासिक मानचित्र पर प्रतिष्ठित करने में सर मार्टिमर विलर का अद्वितीय योगदान है। मार्टिमर विलर, सर मार्टिमर विलर, आगे चलकर पढ़ते हैं इनका नाम हम, जिन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ। आर्यों का आक्रमण, सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण आर्यों का आक्रमण था। किसने कहा? मार्टिमर विलर ने कहा। आगे पढ़ेंगे हम इसको। इनके प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत के संपूर्ण प्रागैतिहासिक संस्कृति अनुक्रम का ज्ञान हुआ। 1950 में प्रकाशित स्टुअर्ट पिगट की प्रसिद्ध कृति प्री हिस्टोरिक इंडिया ने भारतीय प्रागैतिहासिक अनुशीलन का नवीन मार्ग प्रशस्त किया था। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया किसने लिखी? स्टुअर्ट पिगट ने। ये स्टुअर्ट पिगट वही है जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य था, उसकी जुड़वा राजधानियां, मतलब 2 राजधानियां थी। कौन? और उनकी किताब का नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया। आगे चलकर पढ़ेंगे। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अवशेष का शुभारंभ सर्वप्रथम 1863 में ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूसफूट ने किया था। इन्होंने मद्रास के निकट पल्लवरम में प्रथम हैंडेक्स निम्न पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किया था। निम्न पुरापाषाणकालीन हैंडेक्स प्राप्त किया किसने? किसने? रॉबर्ट ब्रूसफूट ने। कहां से? मद्रास के निकट, यानी चेन्नई के निकट पल्लवरम से। कहां से? पल्लवरम। अब लास्ट में थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे कैसे थे। ठीक है। जीवों का क्रमिक विकास विभिन्न युगों में हुआ। विकास के अंतिम चरण में पक्षी एवं स्तनपायी जीवों का उद्भव हुआ। इन स्तनपायी जीवों में सबसे प्रमुख प्राइमेट या नर वानर थे, जिसके अंतर्गत बंदरों, लंगूरों और वन मानुषों को शामिल किया जाता है। आगे चलकर इन्हीं से मानव का विकास हुआ। होमोनिड्स सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी थे, जिनकी उत्पत्ति सर्वप्रथम अफ्रीका के जंगलों में प्लिस्टोसीन युग में हुई थी। कब? पहला मानव जो हुआ वो अफ्रीका में हुआ। हम सब अफ्रीका वालों के वंशज हैं। प्लिस्टोसीन युग में हुआ। ये आधा झुककर चलते थे। इनको रामापिथेकस भी कहा जाता है। देख लो, उन्होंने भी भगवान राम के क्या अस्तित्व को स्वीकार किया। रामापिथेकस और शिवापिथेकस अभी पढ़ेंगे आप आगे चलकर। तो रामापिथेकस किसे कहा गया? होमोनिड्स, जो मानव सदृश प्राणी था, अफ्रीका के जंगलों में पैदा हुआ। प्लिस्टोसीन युग में हुआ इसकी उत्पत्ति। आधा झुककर चलता था, रामापिथेकस कहा गया। मध्य अफ्रीका में पाया जाने वाला ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रथम वानर मानव था, जो पत्थरों का औजार बनाकर शिकार करता था। पत्थरों का औजार बनाकर शिकार करता था। होमो इरेक्टस पहला सीधा चलने वाला मानव था। उसको पिथेकेंथ्रोपस मानव भी कहा जाता है। जब आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे ना, वहां पर ये सब चीजें आती हैं। नृविज्ञान, मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। तो पिथेकेंथ्रोपस मानव भी कहते हैं किसको? होमो इरेक्टस को। इसे जावा मानव या पिकिंग मानव या सिनाथ्रोपस मानव की संज्ञा भी दी जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका वृहद भौगोलिक वितरण और अग्नि का आविष्कार इसी ने किया, होमो इरेक्टस। अग्नि का आविष्कार किसने किया? होमो इरेक्टस ने किया, या पिथेकेंथ्रोपस ने किया, या पिकिंग मानव, जावा मानव, सिनाथ्रोपस। बहुत बड़े भौगोलिक मतलब उसमें फैला हुआ था ये। अगला, होमो हैबिलस को प्रथम कारीगर मानव कहा जाता है। इसी ने सबसे पहले औजार बनाए। किसको? होमो हैबिलस को प्रथम कारीगर मानव कहा जाता है। इसी ने सबसे पहले औजार बनाए थे। नियंडरथल मानव की मस्तिष्क क्षमता लगभग आधुनिक मानव के समान थी। यह गर्दन झुकाकर चलता था। इसी ने सर्वप्रथम शव विसर्जन किया था, डेड बॉडी का विसर्जन। ठीक है। शव विसर्जन सबसे पहले किसने किया? नियंडरथल मानव ने किया। अगला, होमो सैपियंस। इसको आधुनिक मानव या बुद्धिमान मानव, प्रज्ञ मानव भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति लगभग 40,000 ईसा पूर्व से 30,000 ईसा पूर्व तक हुई थी। यह पूर्ण रूप से सीधा चलता था, समूह बनाकर रहता था, शिकार करता था, समूह को दफनाता था। होमो सैपियंस का निकटतम पूर्वज क्रो मैग्नन था।
और एक बार क्वेश्चन बना कि सबसे बड़ा जो सीसी में मस्तिष्क था वो किसका था? क्रो-मैग्नन का। अभी जो हमारा मस्तिष्क है वो कितने सीसी का है और क्रो-मैग्नन का मस्तिष्क कितने सीसी का था? तो आप पाएंगे कि हमसे बड़ा मस्तिष्क किसका था? क्रो-मैग्नन का था। किसका? क्रो-मैग्नन। मस्तिष्क का आकार सीसी में नापते हैं ना, तो देखो जरा कितने सीसी का था। 1300 से 1600 सीसी का मस्तिष्क था क्रो-मैग्नन का, और हमारा कितना? होमो सेपियंस सेपियंस का होमो सेपियंस। भारत में मानव विकास के अद्यतन प्रमाण शिवालिक पहाड़ियों के प्लायोसीन युग निक्षेपों से प्राप्त हुए हैं, उसे रामापिथेकस की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? शिवालिक पहाड़ियों के प्लायोसीन युगीन निक्षेपों में रामापिथेकस मिला है। हाँ जी, 1400 सीसी और उसका 1600 सीसी तक था क्रो-मैग्नन। इतना समझ में आ गया? इसके बाद मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में मध्य पुरापाषाण काल 80,000 वर्ष बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, मिडिल पैलेलिथिक पीरियड के बारे में।